कोऑर्डिनेशन कमेटी और सबकी राय से ही कोई विषय होना चाहिए। यहाँ सीट के लिए हम नहीं समझते हैं कि कोई हमारे दिमाग में बात है कि हमको 50 सीट चाहिए कि 5 सीट चाहिए, लेकिन जरूर चाहते हैं कि अगर 50 सीट मिले तो सबकी राय से, 5 सीट मिले तो सबकी राय से, सहमति से, यही चाहते हैं। और इसमें शक्ति सिंह गोहिल जो कांग्रेस के यहाँ प्रभारी हैं, उनको चाल मिला है। राहुल गांधी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने कुछ समय मांगा है। हम ये समझ करके कि शायद अंत तक अगर राजद को संबुद्धि आ जाए तो बात मान जाए। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि और कोई आपका ख्याल रखेगा नहीं। मास्क पहनिए, सैनिटाइजर उपयोग कीजिए, बाहर कम ही निकलिए और अपने परिवार के सदस्य जो बाहर जा रहे हैं किसी मजबूरी की वजह से, उनका ध्यान रखिए। उन्हें विशेष रूप से सैनिटाइज करके अच्छे से अपने आसपास के बच्चों को और बुजुर्गों को उनका भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये ध्यान रखने के लिए आपकी सरकार नहीं आएगी। अगर बात करें बिहार के हॉस्पिटल्स की, जो स्थिति है उसमें किसी का बच पाना बहुत मुश्किल लग रहा है अगर उसकी परिस्थितियाँ बिगड़ जाए तो। खैर, मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, मैं पंचनामा लेकर आया हूँ, लेकिन आपको लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ, इसलिए ये मैसेज छोटा सा शुरू में मैंने दे दिया। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ होती है। मैं बिहार की राजनीतिक गलियों से वैसी खबरें लेकर आता हूँ जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नजर नहीं आएंगी। इन खबरों की चीरफाड़ करके मैं आपको उस निष्कर्ष तक पहुँचाता हूँ जहाँ से नंगी हकीकत दिखती है। आज का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको पता है कि कोरोना काल में चुनाव होना है। इसको लेकर विपक्ष काफ़ी ज़्यादा आरोप लगा रहा है और सजेशंस लेकर गया था वो चुनाव आयोग के पास में। लेकिन चुनाव आयोग ने जो टीम भेजी थी बिहार में, उसने कोरोना की स्थिति को देखते हुए एक राय तो बनाई, लेकिन डिजिटल रैलियों को लेकर, डिजिटल प्रचार प्रसार को लेकर जिस तरह से आपत्ति जताई थी विपक्ष ने कि भाजपा और नीतीश कुमार ऐसा करेंगे कि वो डिजिटल रैलियों के माध्यम से टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके लोगों तक अपनी बातें पहुंचा देंगे। एक बात और भी बड़ी है कि जो महागठबंधन का वोट वर्ग है उसके तक इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ की पहुंच बहुत कम है, सीमित दायरे में है। इस हिसाब से शुरुआती ही फायदा कहीं ना कहीं हो जाता है एनडीए को। इन सभी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए खबर ये आ रही है कि जो बाकी महागठबंधन की पार्टियां हैं वो भी अपनी डिजिटल रैली की तैयारियां कर रही हैं। राजद, जो कि सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है, महागठबंधन की भी लीडर है, वो अपने हद से तैयारी कर रही है और कुछ दिनों में ही जो नीतीश कुमार की प्रस्तावित रैली है, वर्चुअल सम्मेलन, उसके पैरेलल में ही तेजस्वी यादव अपनी एक रैली की घोषणा कर सकते हैं। ये अंदरूनी खबर आ रही है। इसके अलावा इन सभी को पीछे छोड़ते हुए मांझी जी ने आज महागठबंधन की पहली वर्चुअल रैली कर दी। जी हाँ, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें उन्होंने सभी अपने कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिया और साथ ही साथ कुछ बातों को चिन्हित किया। इन बातों को जब हम सुनते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि मांझी जी महागठबंधन में अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। साथ ही साथ महागठबंधन में राजद को रोल को लेकर, तेजस्वी यादव के कद को लेकर भी उनकी चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं। महागठबंधन के बाकी दलों का प्रोत्साहन करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव को लेकर जो बातें कहीं, उसमें ये एक बात स्पष्ट हो रही थी कि वो चुनाव को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है। कोरोना काल में जिस तरह से चुनाव हो रहा है और अगस्त के बाद जो आंकड़े बिहार में और भयावह हो जाएंगे कोरोना के, जैसा कि केंद्रीय टीम ने भी इशारा किया है, इसको लेकर काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने हालांकि ये भी इशारा किया कि चुनाव आयोग की परिस्थितियां जिस परिस्थितियों में जांच कर रही है, ऐसा लगता है कि चुनाव जनवरी फरवरी तक टाले जा सकते हैं। लेकिन
उन्होंने कहा कि WHO की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से मार्च तक भारत में, फरवरी से मार्च के बीच में भारत में कोरोना सबसे ज़्यादा अपने फॉर्म में होगा, यानी सबसे ज़्यादा उस कोरोना का प्रकोप होगा। और उस परिस्थिति में चुनाव कराना तब भी संभव नहीं लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जब चुनाव होगा तो हम सभी उसमें सम्मिलित होंगे, चाहे जिस भी गठबंधन में वो हो। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने जहां एक तरफ ये सारी बातें कहीं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने सम्मेलन में, जिसमें महागठबंधन किसी और दल के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राजद को जो घमंड है, जो राजद को जो लगता है कि वो बड़ी पार्टी है, ये घमंड भी टूटने में समय नहीं लगेगा। 2019 में परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि राजद का घमंड टूट गया था। हम सभी ने उस 2019 के चुनाव को नज़दीक से देखा था। हमने देखा था किस तरह से महागठबंधन को एक अच्छा जातिगत समीकरण होने के बाद, एक अच्छा बिहार का वोट वर्ग मिलने के बावजूद बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तेजस्वी यादव सभी के रडार पर थे। मांझी जी ने भी कुछ बयान दिए थे जिसकी वजह से तेजस्वी यादव जी काफ़ी हद तक दूर हो गए थे मांझी जी से। बाद में अलग अलग कारणों से मांझी जी और तेजस्वी जी के बीच में दूरियां बढ़ गईं। अब इन बढ़ती हुई दूरियों की वजह से आज परिस्थिति यह है कि मांझी जी महागठबंधन में नहीं है, और जो महागठबंधन का निर्माण हो रहा है उसमें उन्हें रखने के एकमात्र हिमायती कांग्रेस बनकर सामने आई है। हालांकि कांग्रेस को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस के बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से चाय पीने गए थे, तो उस दौरान जो बातचीत हुई थी उसका अंश मैंने आपको बताया था। आज उस बात पर भी मुहर कहीं ना कहीं लग गई है। मांझी जी ने स्पष्ट तौर पे दो बातें आज कही हैं। एक कि राजद को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कह दिया है कि राजद चाहे जो भी हो, सीएम कैंडिडेट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। इस बार सीएम कैंडिडेट बिहार को दलित, महादलित, खास तौर पर उन्होंने एम्फेसाइज किया महादलित जो वर्ग है उससे मिलना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं इनका भी रिप्रेजेंटेशन बिहार की मेन स्ट्रीम राजनीति में हो। और इस दौरान उनके पुत्र संतोष मांझी भी उनके बगल में मौजूद थे। मांझी जी ने जिस तरह से इशारों में बिहार की राजनीति को एक बार फिर से छेड़ दिया, और जो पप्पू यादव ने एक बात कही थी कि महादलित सीएम इस बार प्रोजेक्ट किया जाए, तो वो जो भी गठबंधन सपोर्ट करता है, जो गठबंधन प्रमोट करता है, उसे वो सपोर्ट कर देंगे। तीसरे मोर्चे से भी कहीं ना कहीं यही डिमांड्स आ रही हैं। अरुण कुमार से भी हमने बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा था। इसी राग को कहीं ना कहीं छेड़ते हुए उन्होंने महागठबंधन में एक नया विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने तेजस्वी यादव के चेहरे को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। आगे कांग्रेस को लेकर जो बातें उन्होंने कही, ये बातें हमारी बातों को सत्यापित करती है, जो मैंने आपको पंचनामा के दौरान ही कुछ दिनों पहले कही थी। मैंने आपको बताया था कि जो बेरंग चाय थी, बेस्वाद चाय थी, मांझी जी ने जो ऑफर किया था जब उनके घर आए थे कांग्रेस के बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, वो चाय फीकी इसलिए थी क्योंकि मांझी जी को 5 सीटों का न्योता लेकर गए थे शक्ति सिंह गोहिल। अहमद पटेल के साथ जो मीटिंग हुई थी, जिसमें मांझी जी को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था, उसी अल्टीमेटम के बाद मांझी जी ने अपनी अल्टीमेटम की अवधि भी बढ़ा दी थी। लेकिन कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया। राजद के साथ कई बातें हुई, कई मीटिंग्स, कई डिनर पॉलिटिक्स हुआ तेजस्वी यादव और शक्ति सिंह गोहिल के बीच में भी, लेकिन सामने बातें निकल कर नहीं आई, और ख़ास तौर पे मांझी जी को लेकर बात नहीं बनी। इसी को लेकर 5 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं शक्ति सिंह गोहिल गए थे मांझी जी क्या, जो कि हमने आपको दावा किया था वही दावा सही हुआ, क्योंकि मांझी जी ने कह दिया है कि कांग्रेस चाहेगी तो हम गठबंधन में रहेंगे, वरना इस गठबंधन में रहने के लिए हमारे पास अब कोई भी खास ठोस बुनियादी अवसर नहीं है, न ही हमारी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा है। लेकिन 5 सीट मिले या 50 सीट मिले, ये चीज़ें तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों को और बाकी दलों को साथ में लेकर हमें ऑफर किया जाए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी हमने जो आपको बात कही थी कि 5 सीटों को लेकर गए थे शक्ति सिंह गोहिल, और हमने ये भी कहा था आपको कि कहीं ना कहीं मांझी जी ने उनके सामने शर्त रख दी थी, इसलिए चाय बेरंग थी, बेस्वाद थी, कि आप अकेले क्यों आए, तेजस्वी जी को लेकर आते हैं, अगर उन्हें लेकर आते हैं और वो कहते हैं दोनों मिलकर आपकी 5 सीट पर आप लड़ी तो मैं लड़ देता। लेकिन आप कह रहे हैं 5 सीट, कल हो सकता है तेजस्वी यादव जी इसमें से भी 2 सीटें काट दें हमारी, तो आखिर हमारी पार्टी की भी क्रेडिबिलिटी, मुझे भी अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देना है, और उस परिस्थिति में संवादहीनता की स्थिति ना आए, इसीलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं। हालांकि आज भी मांझी जी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उठाई और कहा कि जब तक ये बनेगी नहीं
तब तक महागठबंधन में रहने का कोई महत्व भी नहीं है। तब तक उन्होंने ये भी कह दिया कि महागठबंधन ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जब तक कि उसके बीच में संवाद स्थापित करने के लिए कोई इकाई न घोषित की जाए। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर एक सांकेतिक इकाई बन चुकी है और जगदानंद सिंह को उसके लिए नियुक्त किया गया है राजद की तरफ से, और बाकी दलों के नेता भी उनके साथ संपर्क करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से मांझी जी ने एक बार फिर से लंगड़ी लगा दी है महागठबंधन में, एक बात तो स्पष्ट है कि दिल्ली में जो कवायद चल रही है उसका हिस्सा मांझी जी प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से चर्चाएं मांझी जी की ही दिल्ली में हो रही हैं। खबर आ रही है कि अहमद पटेल एक बड़ी मीटिंग, गुप्त मीटिंग कर रहे हैं जिसमें कई बिहार के नेताओं की उपस्थिति होगी। इस मीटिंग को लेकर भी बहुत जल्दी हम बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति से महागठबंधन के समीकरण को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि महागठबंधन ने अपनी रैलियां, डिजिटल रैलियां शुरू कर दी हैं, सम्मेलन शुरू कर दिए हैं, और जहां चुनाव की बात है तो चुनाव वक्त पर होगा नहीं, ये स्पष्ट तौर पर अंतिम जो डिसीजन है ये चुनाव आयोग का है। लेकिन बिहार की राजनीतिक पार्टियां, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो मानकर चल रहे हैं कि चुनाव वक्त पर ही होगा। तेजस्वी यादव ने भी चुनाव को टालने की बात जरूर कही थी, लेकिन कुछ सुधार के साथ वो भी चुनाव वक्त पर कराने के लिए तैयार है। ऐसी परिस्थिति में जब खबर आ रही है कि मांझी जी अपनी रैली कर रहे हैं और नीतीश कुमार की रैली जिस दिन अगस्त में है उसी दिन तेजस्वी यादव भी अपनी रैली करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक महासंग्राम तो बिहार में होना तय है। इसको इसी तरह भी देखा जा सकता है कि चुनाव से पहले एक बार मॉक ड्रिल के तौर पर, मॉक लड़ाई के तौर पर, मॉक टेस्ट के तौर पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आपस में भिड़ेंगे। आपको क्या लगता है इन दोनों के भिड़ंत में कौन बाजी मारेगा? सोशल मीडिया पर जिस तरह के नंबर से दोनों तरफ से मैंने आपको पंचनामा के दौरान दिखाया भी था, उस हिसाब से किसकी ताकत सबसे बड़ी है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के पंचनामा के लिए इतना ही। कल फिर पंचनामा में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। देखिए, हम प्रयास यही कर रहे हैं कि महागठबंधन किसी तरह से टूटे नहीं, और इसीलिए आपके शब्दों में हम भी महसूस करते हैं कि आखिर दुनिया क्या कर सकेगी कि जीतन मांझी रोज डेढ़ बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम इस अपमान को सहने को तैयार हैं। बशर्ते कि ये भी सोचते हैं कि दिन का भूला रही अगर शाम को रास्ते पर चलाता है तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता है। हमारी मांग कुछ नहीं, एक ही बात है कि भाई जनतंत्र है, जमहूरियत है, हम लोग जो भी 5-7 घटक हैं आपस में बैठ करके कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम चलाएंगे। अगर इस चीज़ को मेजर पार्टी राजद के लोग हैं नहीं मानते हैं तो हम समझते हैं कि दुराग्रह है, और अगर वो नहीं मानेंगे तो एक समय दूसरे समय अभी कहाँ, अब राजद से मेरी कोई बात नहीं, अब कांग्रेस से बात हो रही है। कांग्रेस के लोगों ने मौका दिया है, ठीक है, हम राजद को समझा लेंगे और महागठबंधन में जो आप चाहते हैं आपकी मांग ठीक है, बनना चाहिए कोऑर्डिनेशन कमेटी, और सबकी राय से ही कोई विषय होना चाहिए। यहाँ सीट के लिए हम नहीं समझते हैं कि कोई हमारे दिमाग में बात है कि हमको 50 सीट चाहिए कि 5 सीट चाहिए, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि अगर 50 सीट मिले तो सबकी राय से, 5 सीट मिले तो सबकी राय से, सहमति से, यही चाहते हैं। और इसमें शक्ति सिंह गोहिल जो कांग्रेस के यहाँ प्रभारी हैं उनको चाल मिला है। राहुल गांधी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने कुछ समय मांगा है। हम ये समझ करके कि शायद अंत तक अगर राजद को संबुद्धि आ जाए तो बात मान जाए, हम समझते हैं कि राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और नहीं तो आज देश पैमाने पर जहाँ आज देश को ले जा रहे हैं लोग, कहाँ हमारा जीडीपी गया है, कहाँ आज भ्रष्टाचार है, कहाँ हमारा बेरोजगार है, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा होती है राम मंदिर की, चर्चा होती है हिंदू मुसलमान की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की। तो इस तरह से भावात्मक मुद्दा को जवानों को बरगला करके वोट लेने की साजिश चल रही है। तो हम कहना चाहते हैं इस चीज़ को तभी हम रोक सकते हैं जब हमें एक होकर के फाइट देंगे। तब जो भी इसमें साथ होंगे हम समझेंगे कि भाजपा का कट्टर विरोधी है जो आज देश में इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं लोग, और अगर इसमें खलल डालेंगे चाहे जो भी हो, हम मानेंगे कि वो भाजपा का बी टीम के सब दिन तैयारी में रहते हैं।
और अपने नीतियों का, कार्यक्रमों का जो काम करते हैं। हम लोग सरकार में है नहीं कि हम लोग कह देंगे कि ये किया है वो किया है। हम जो करना चाहते हैं और जहाँ सरकार की कमजोरियाँ होती है उसको गिनाते हैं, तो हमारी तैयारी सब दिन चलती रहती है। लेकिन ये अच्छा होता कि समान प्रक्रिया के तहत अगर वोटिंग होगा तो हमारे गरीब लोग खास कर जो आज नई टेक्निक से अधिक नहीं है, अनभिज्ञ हैं, वे निश्चित रूप में आज पार्टिसिपेट कम उनका होगा और उसके चलते वोट का प्रतिशत कमजोर होगा, कम होगा। उसमें न कहीं अनियमितता का वो हम लोग को ढेर आता है। कहीं ऐसा न हो कि मैनेज करके से वो अपना संख्या विभाग में और वोट के साथ जितना प्रतिशत वोट हो। तो इसलिए सबसे पहले प्रथम दृष्टया तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इनको समय देना चाहिए था और समय देने के लिए एक लॉकडाउन का मामला आ रहा है। ये ठीक है, लॉकडाउन से उससे फायदा हो रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि अभी जो चुनाव हम लोगों का नवंबर में होने वाला है, नवंबर तक परिस्थितियाँ बदल जाएगी कोरोना का, इसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि फरवरी मार्च में भी लाखों की संख्या में केसेज आएगा हिंदुस्तान में, तो आप जोड़ लीजिए कि आज लाख का संख्या नहीं आता है, आप 40-45 हज़ार जब मैक्सिमम पर हो जाएगा चुनाव आपको कराना ही पड़ेगा। हमारा कहना है कि इसी में हमको जीना है, इसी में हमको रहना है। तो वैसे परिस्थिति में समान रूप में लोगों को प्रचार करने का मौका मिलता, ज़्यादा अच्छा होता, जनता ज़्यादा उचित होता। लेकिन आज इस तरह से जो टेक्निकल बात करा करके ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, फिर क्या जो हमारे वोटर्स हैं उनको सामने नहीं रखा जाएगा, तो शीशा का बगल रखा जाएगा, कोई ऐसा स्टिक होगा जिससे कि वो बटन को दबावेंगे। जब सामने भी हम रहता है और उसमें जब गड़बड़ा जाते हैं लोग, तो फिर ऐसा कैसे होगा? इसलिए दिक्कत तो है, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए थी। चुनाव आयोग को चाहिए था कि हर प्रखंड में कम से कम ट्रेनिंग सेंटर लगाता, हर बूथ से 2-4 आदमी को ट्रेनिंग देता। या हर बूथ पर अगर हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन ये न करके एक अवैध इस तरह का जो अपनाएगा, उससे हमको डर है, भय है कि गरीब मतदाता कहीं न कहीं वंचित रह जाएगा। आपकी पार्टी कहाँ है अभी तैयारी में, या क्या संभावनाएं हैं इस चुनाव में? देखिए, अभी हमने कहा सभी साथी कि और शुरू से आप देखे होंगे कि